गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि नेट से जेआरएफ तक जाने की जर्नी कौन से रास्ते से होकर गुजरती है। मेरा नाम तरुणा है और इसी साल मैंने जेआरएफ क्लियर किया है और ऑल इंडिया रैंक आया था मेरा 351st। साल के एग्ज़ाम में मैंने जेआरएफ क्लियर करते हुए 351st रैंक हासिल किया था 99.99 परसेंटाइल को लाते हुए पेपर 1 एंड पेपर 2 में। ठीक है, काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स जो कि मेरे साथ पढ़ा रही हैं या फिर जिन्होंने मेरे साथ मास्टर्स किया है या मेरे स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स में हैं, वो सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपने जेआरएफ कैसे क्लियर किया है ना। तो देखो, जेआरएफ क्लियर करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बाकायदा आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, है ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि नेट में और जेआरएफ में फ़र्क क्या होता है ना। या फिर पहले जेआरएफ के फ़ायदे बता दूँ। चलो, मुझे पहले जेआरएफ के फ़ायदे बता देने चाहिए, है ना, तभी मतलब तुम लोग इंटरेस्ट से देखोगे। तो जेआरएफ के अगर मैं फ़ायदे गिनाने पे आऊँ तो सबसे पहला फ़ायदा होता है पीएचडी, जो कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार करवाती है और हर साल में हर महीने में हमें 35,000 रुपये प्रति माह मतलब हर महीना देती है पहले 2 सालों के लिए, और फिर हमारा 55,000 हो जाता है जिसे हम सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो पीएचडी हमें भारत सरकार करवाती है और 35,000 रुपये हर महीने पहले 2 साल के लिए दे जाते हैं जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, और फिर हमें मिलती है सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि अगले 3 सालों के लिए 55,000 होती है। ठीक है, अब भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप चले जाएं, फिर वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा पीएचडी के लिए। क्योंकि अब मेरा जेआरएफ क्लियर है तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कोई भी हो, वहाँ पे मेरा किसी भी तरीके का रिटन टेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने नेशनल लेवल टेस्ट क्लियर किया है। ठीक है, और मेरी पीएचडी के लिए इंटरव्यू से सिलेक्शन हो जाएगी। तीसरी बात, एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब ये आपका एक तरीके का गोल्ड मेडल है जो कि आपके रिज्यूम पे चमकेगा और आपके एपीआई स्कोर में ये बढ़ोतरी करेगा जो कि आपको फर्दर जॉब पोस्टिंग लेने के लिए हेल्पफुल होगा। अगर नेट वाले बंदे को 8 देंगे तो आपको 10 या 12 मार्क्स दे देंगे वो जेआरएफ वाले को। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अनदर स्टार ऑन योर शोल्डर जो कि आपके रिज्यूम को और मजबूत बनाएगा। ठीक है, एंड अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है तो आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली फ़ायदे तो मिलेंगे, है ना, जॉब पोस्टिंग में, क्योंकि जेआरएफ वाले बंदे बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेट। अब देखते हैं नेट और जेआरएफ में फ़र्क, है ना। नेट अगर मान लो 5 लाख बंदा बैठा, उसका टॉप 6% बंदा करेगा क्लियर नेट, लेकिन इस 6% का टॉप 6% क्लियर करेगा जेआरएफ। समझ आया? 5 लाख का 6% ने क्लियर किया नेट, लेकिन इस 6% टॉप बंदों ने जो नेट क्लियर किया है उनमें से जिनके 99.9 ऐसे टॉप स्कोर्स रहे हैं उनके 6% बच्चों का क्या क्लियर किया जाएगा, जेआरएफ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो अब बता दूं, फिर चाहे वो नेट हो आपका या जेआरएफ हो, आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, कोई बीच में टाइम का गैप नहीं होता। ठीक है, 3 घंटे में आपको दोनों पेपर इकट्ठे देने होते हैं और उसमें टाइम का डिवीज़न भी नहीं होता, चाहे आप 2 घंटे इसको दे दें, 1 घंटा इसको दे दें, चाहे आप 1 घंटा इसको दे के 2 घंटे इसको दे दें, और कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता और 3 घंटे ख़त्म हो जाते हैं, उनका पेपर 1 ही हुआ होता है। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटजी देखिए ये थी। पहली बात तो ये कि मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, सच बता रही हूँ, 15 दिन पढ़ के गई थी क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर, सो अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। ठीक है, दूसरी बात, मैं इस वहम में थी कि मैंने जनवरी में फॉर्म भरा तो एनटीए तो जून तक टेस्ट करवाएगा, तो मेरे तो जून में हॉलीडेज़ आ जाती हैं, आई रीड देन, है ना, आई प्रिपेयर देन। बट क्या हुआ कि मेरा जो बर्थडे आता है जो कि फरवरी मार्च के आसपास है, तो उन्होंने 10 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल दिया और मेरा तो मतलब हवा टाइट हो गई कि मतलब, और मेरा पेपर भी मेरे बर्थडे वाले दिन, पता है मुझे ये कि मेरा पटाखा भी फूटना है
मेरे बर्थडे वाले दिन जाके, ठीक है। बट मेरे पिताजी जो है ना, उन्हें ना मतलब ऐसे लगता है जैसे मैं जुगनू हूँ, मेरे में लाइटें जलती है ना। सो इज़ लाइक तू करके आ, तू कर लेगी। सो मैं बस उन्हीं के भरोसे गई थी कि इनको मतलब इन्होंने मुझे वैसे भी टिकने नहीं देना घर पे, तो मैं दे आती हूँ, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। और उसके बाद तो चलो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो अच्छा अब बताऊँ कि अगर आपको पेपर 1 पेपर 2 है, इन दोनों के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहली बात, मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने गई थी उसका नहीं हुआ क्योंकि उसका पेपर 1 रह गया। जिसने मास्टर अच्छे से करी है ना, उसका पेपर 2 तो निकलेगा, ठीक है। अगर आपका पेपर 2 भी नहीं निकल रहा तो बच्चे आपने मास्टर में कुछ नहीं पढ़ा, आपने मौज मस्ती की कॉलेज में आके, ठीक है। तो पेपर 1 जो है उसके लिए आपको क्या करना है, MCQ लगाने हैं। शुरू करना है सबसे इजी टॉपिक कम्युनिकेशन से। आई नो बेसिक बहुत इजी होगा, मॉडल वगैरह इसमें डिफ़िकल्ट होंगे। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी, जो कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगती है कि रिसर्च कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इसलिए आपको जो रिसर्च मेथडोलॉजी है इसके क्या लगाने हैं, PYQ या MCQ। हर एक सब्जेक्ट जो भी इस पेपर 1 में आएगा उसका आप पहले PYQ देखेंगे और PYQ के अकॉर्डिंग आप वो सब्जेक्ट या टॉपिक उठा के उसे पढ़ना शुरू करेंगे कि अच्छा आंटी इस तरीके से पूछ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी का मैंने पॉइंट बताया वो था आपका PYQ। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने ही कई टीचर्स को पढ़ाया था प्रिंसिपल सर के कहने पे, जब मेरा बहुत रिसेंटली नेट JRF हुआ, ठीक है। लेकिन कई टीचर्स का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि घर जाके कोई PYQ प्रैक्टिस नहीं करता। और मेरा 10-15 दिनों में क्यों हो गया, मैंने किताब तो छुई नहीं, PYQ को मैंने छू के काम खराब कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने PYQ को बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत ज़्यादा एनालाइज किया, डीप एनालाइज किया इनका, ठीक है। दूसरी बात और क्या करना है आपको, देखिए आपको चिल होके जाना है सबसे पहले। जब मैं देने गई थी ना, जिस दिन मेरा नेट क्लियर हुआ ना, उस दिन मैं बहुत टेंस थी। मेरे टीचर्स ने कहा था हमारा तो 5वीं बार में हुआ, तो मेरा कहाँ से हो जाएगा भाई। लेकिन मैं बहुत टेंस होके गई थी, सिर्फ नेट क्लियर हुआ। इस बार मौज मस्ती में गई थी कि वैसे भी बर्थडे है, टेंशन वेंशन नहीं लेनी, दिन नहीं ख़राब करना, तो चिल होके गई और देखो JRF लेके आई मैं। क्यों? क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तुमने शायद वो चीज़ें 1-2 ऑप्शन ऐसे होंगे पढ़े भी नहीं होंगे कभी, लेकिन अगर दिमाग ठंडा होगा ना तो तुम एलिमिनेट करके निकाल लोगे, अच्छा ये आंसर लग रहा है मुझे, ठीक है, एलिमिनेट करके। तीसरी बात, आपको मैराथन्स देखनी है। किसकी? इंडियन लॉजिक, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इनकी बस मैराथन देखनी है, कोई बुक मत उठा लेना, पागल हो जाओगे इसमें। और एक बात, जो आपके PYQ हैं वो तो आप देखोगे, जैसे एग्ज़ाम हुआ, मान लो आपका कॉमर्स का एग्ज़ाम 4 को है ना, लेकिन 3-2-1 को आपका हो गया था सोशियोलॉजी का, इंग्लिश का, साइकोलॉजी का। अरे भाई पेपर 1 तो सब में सेम है ना, तो पेपर 1 में देखो उनमें कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर वैसे वैसे क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर JRF, जो कि मैंने 15 दिनों में निकाली और कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।